इसे कहते हैं भाव। आओ भक्तों, तुम्हें सुनाते हैं कथा तारा रानी की। और एक बार सब मिलकर बोलो जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की। कहते सुनने वालों को भी आनंद आना चाहिए और कहने वाले को। ऐसे नहीं कि मैं अपनी इधर को कहती हूँ, आप उधर को कहते। आओ भक्तों, तुम्हें सुनाए कथा तारा रानी की। और एक बार सब मिलके बोलो जय दुर्गे महारानी की। बोलो साचे दरबार की जय। और जय श्री दुर्गे आज भवानी, जय श्री दुर्गे माँ, जय श्री दुर्गे मात भवानी, जय श्री दुर्गे माँ। और जय जय दुर्गे महारानी की जय जय। ओ जय जय दुर्गे महारानी की जय, जय दुर्गे महारानी की। बोलो साचे दरबार की जय। अब कथा शुरू करते हैं भक्तों। कथा ध्यान से सुनना, आपसे बीच में हम कुछ बूझ भी सकते हैं। और जो भी सही बताएगा हाथ उठा के महामाई के दरबार से उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अब तक तो पूरी रात हमने आपसे लिया है, अब बारी आई हमें देने की। बोलो साचे दरबार की। पंजाब राज्य जिला पठानकोट में राजा इस प्रश्न राज किया करते थे। कथा शुरू हो गई, जरा ध्यान से सुनना। पंजाब राज्य जिला पठानकोट में राजा इस प्रश्न नाम के राज किया करते थे। राजा के हर चीज थी कि वो राजा था, पर कमी क्या थी राजा के कि राजा के कोई संतान नहीं थी। बोलो साचे दरबार की जय। राजा ने राजगुरु और पंडितों को बुलवाया और कहा कि हे पंडित जी, कि मेरे जीवन में क्या संतान का सुख है या नहीं है। पंडित जी ने पत्रा खोला और कहा कि हे महाराज, जैसे तुम अच्छे अच्छे पुण्य कार्य करते हो, आप एक कार्य और कर लेना कि महामाई को अपने आंगन में बुला के उसका गुणगान करवा दो। शायद वही आपको कुछ रास्ता दिखाएगी। कि सबसे पहले जब ये कथा शुरू होती है ना, तो कुंभकर्ण की बहन आ जाती है। देखो पीछे आ रही है, जरा छिट्टा लगाओ जरा। सच्चाई बता रहा हूं मैं, ये वाकई कुंभकर्ण की बहन एकदम आ जाती है। बोलो साचे दरबार की जय। कहते कि हंसना भी अच्छी बात है कि हे राजन, अपने आंगन में महामाई का दरबार लगवाओ और गुणगान करवाओ, वही आपको रास्ता दिखाएगी। अब जैसे ही राजा ने एकदम संगत को आदेश दिया, जैसे भैया ने हमें दिया और आपको अपने बुलाया है, ऐसे ही राजा ने एकदम आदेश दिया कि महामाई का दरबार लगवाओ और हम मैया का गुणगान करवाएंगे। पूरी रात मैया रानी का गुणगान होता रहा और संगत को भेंट दे के जो भी राजा को दक्षिणा देनी थी सबको विदा कर दिया। और राजा को निंद्रा आने लगी कि जब पूरी रात जागेंगे तो नींद तो आएगी। बोलो साचे दरबार की जय। सपने में माता रानी राजा को दर्शन देती और कहती कि हे राजा, मैं तेरे से बड़ी खुश हूं कि जब मैं तुझे 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। बोलो साचे दरबार की जय। राजा कहने लगा कि मुझे कहीं से आवाज आई थी, पर ये पता नहीं कि आवाज आई थी तो आई कहां से। समय अपनी गति से चलता रहता है। 9 महीने 11 दिन बाद राजा स्पर्श के वहां पर एक कन्या जन्म लेती है। बोलो साचे दरबार की जय। दरबार ने, भैया तुम छिट्टा मारो जरा, थोड़ा सा लगा दो छिट्टा, जल रखा है, छिट्टा लगा दो। नहीं लगा दो, बुरा मत मानना बहन जी। ना ये दरबार मार दो और राजा के महल दरबार ने आवाज आके बताया कि हे महाराज, आपके यहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया है। राजा को बड़ी खुशी हुई कि वो जो मुझे आवाज आई थी वो सत्य हो गई।
राजा ने पंडित को बुलवाया और कहा कि हे पंडित जी, मेरे यहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया है, आप उसका नामकरण कर दो। पंडित जी अपना पत्रा लेके राजा के दरबार में पहुंच गए। कहने लगे, हे महाराज, ये जो आपके यहाँ पर कन्या ने जो जन्म लिया है, ये इतनी भाग्यशाली गुणवान है कि तुम्हारा दुनिया में नाम चलाएगी। तारों की छाओं में इसने जन्म लिया, इसका नाम रखते हैं क्या? रानी कैसे बन जाएगी? शुरू में तारा ही बनेगी ना। रानी तो जब बनेगी उसकी शादी हो जाएगी। बोलो साचे दरबार की। तारों की छाओं में इन्हें जन्म लिया है, इसका नाम रखते हैं तारा। समय अपनी गति से चलता रहता है और राजा के यहाँ पर दूसरी भी कन्या जन्म लेती। राजा को दूसरी कन्या का भी पता चला कि हे महाराज, आपके यहाँ पर दूसरी कन्या ने भी जन्म लिया है। राजा को बड़ी खुशी हुई कि जो वरदान मैंने सुना था वो पूरा हो गया। राजा ने पंडित को फिर बुलवाया और कहा, पंडित जी कि मेरे यहाँ पर तो एक दूसरी कन्या ने भी जन्म लिया, आप उसका भी नामकरण कर दो। बोलो साचे दरबार की जय। अब जैसे पंडित जी ने अपना पत्रा खोला और देख के कहने लगा कि हे महाराज जी, कि इसके जन्म में तो दोष है। अब राजा कहने लगा, अभी तो ठीक से इसने आंख भी नहीं खोली, इसके इसमें दोष कहां से आ गए? पंडित जी कहने लगे कि हे महाराज, मैं अब इन दोनों बहनों की 3 जन्मों की कहानी बताता हूं। बोलो साचे दरबार की। ये दोनों बहनें राजा इंद्र के दरबार में नृत्य करा करती थी। एक का नाम था रेणुका, दूसरी का नाम था मेनका। बोलो साचे दरबार की। दोनों बहना राजा इंद्र के दरबार में नृत्य करती। राजा इंद्र का दरबार सजा हुआ था और वहां पर देवी देवता और ऋषि मुनि सभी अपने आसन पे विराजमान थे। और वहां पर जो बैठे थे, लोमस ऋषि भी बैठे थे, जो बात बात पे उन्हें क्रोध आ जाता था। बोलो साचे दरबार की। अब जैसे वे वहां पर नाच गाना कर रही थी राजा इंद्र के दरबार में, मजाक ही मजाक में लोमस ऋषि के सिर पे को पल्लू घुमा दिया और राजा लोमस ऋषि को क्रोध आ गया और कहने लगा कि तेरी इतनी हिम्मत के तू एक नाचने गाने वाली मेरे ऊपर को पल्लू घुमा के जा रही है, जब मैं तुझे श्राप देता हूं, तू मृत्यु लोक में पैदा होगी। बोलो साचे दरबार की। लोमस ऋषि का श्राप पाने से दोनों बहना एक धरती लोक पे फिर जन्म लेती, ब्राह्मण के वहां पर। तो दोनों बहनों का नाम क्या पड़ा? क्या नाम पड़ा था जी? जागरण तो सुनते ही हो, सबका अलग अलग तरीके है ना। नाम पड़ा था छगन और मगन। दूसरे जन्म में नाम पड़ा था छगन और मगन, पहले जन्म में रेणुका और मेनका। दोनों बहना माता रानी की इतनी प्रेमी भक्तनी थी कि माता रानी का व्रत रखती थी और एकादशी का व्रत तो वो अवश्य रखती। एक दिन एकादशी का दिन था और कहने लगा कि आज बहन हमारा दोनों का व्रत है, तुम बाग से जाके थोड़े से पूजा के फूल तोड़ लाओ और कुछ खाने के लिए फलार ले आना, जो भी मिल जाए। अब वो बाग में चल दी फूल लेने, भूख लग रही थी तो एक मांस के पकोड़े बेचता हुआ आ रहा था। कहने लगी कि भैया मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, ये बता तू क्या बेच रहा है? इसमें अन्न तो नहीं कि आज मेरा व्रत है? उसने कहा इसमें अन्न तो है नहीं, अब ये देख लो तुम्हें लेना है या नहीं लेना है। अब थोड़ा सा लेके अपने पल्लू में रख लिया और थोड़ा सा अपने मुंह में दबा लिया और दबा कर से याद आया कि पता नहीं व्रत वैसे है, पता नहीं ये सही भी है व्रत के लिए, ये नहीं है। और लेके वो चली आई और जैसे अपनी बहन के पास आई, उनने कही कि बहन कि मैं तो फूल भी ले आई हूं और कुछ खाने के लिए ले आई, ये तो मुझे पता नहीं कि है क्या। करवाने वाली ये जो बैठे कहते बुद्धि हरती भी है, बुद्धि देती भी है, सारा काम इसी के हाथ में है, पूरे जगत को उंगली पर नचा देती है।
अब बड़ी बहन जानती थी, होशियार थी, कहने लगी कि हे दुष्टनी तुमने आज ये क्या कर दिया, तो ये मांस लेकर आई है, आज तो एकादशी का दिन है और तू ये मांस लेकर, एकादशी के दिन तो चावल भी नहीं खा सकते और तू इसे लेकर आई है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जब तुझे छपकली का रूप बनेगा और कच्चा पक्का मांस खाया करेगी। बोलो साचे दरबार की जय। और जब तक किसी अच्छे कार्य में अपने प्राणों की आहुति नहीं देगी, जब तक तुझे इंसान की जोनी नहीं मिलेगी। अपनी बहन का श्राप करके ज्योति रूप में आकाश में चली गई, छपकली का रूप बन गया। दूसरी बहन माता रानी के चरणों में वहीं समा हो गई। कथा कौन सुना रहा था? है जी ब्राह्मण। कथा तो मैं हम सुना रहे हैं, कैसी बात कर रही हो? ब्राह्मण कहाँ से आ गया? अच्छा वे सुना रहे थे। आ जाओ तो खड़े होकर आ जाओ, शर्माओ मत, आ जाओ। बताओ अब जब बताओ कोई नहीं आ तो अब जैसे नो, हे पंडित जी, ये वही दूसरी कन्या है। आज इनको हाँ पर हे पंडित जी, ये भी दूसरी कन्या जिसके भाग्य में दोष है, जिसके भाग्य में दोष है, ये वही कन्या है। अब पंडित जी महाराज कहने लगे कि हे महाराज, अब इस दोष से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा, इसकी कोई विधि तो बताओ। पंडित जी कहने लगे कि हे महाराज, तुम इसकी हत्या तो कर नहीं सकते कि कन्या हत्या कहलाई जाएगी। आप एक काम कीजिए, एक काठ का बक्सा बनवाइए, उसमें हीरे मोती जवाहरात उसके अंदर भर के और चलते दरियाओं में रात्रि के समय छोड़ देना। जहां इसकी किस्मत होगी वहीं पहुंच जाओगी और आप भी इस कन्या दोष से बच जाओगे। बोलो साचे दरबार की जय। राजा ने एक काठ का बक्सा बनवाया, हीरे मोती जवाहरात से खचाखच भर के, एक मखमली चादर बिछा के अपने जिगर के टुकड़े को उसमें लुटा के और शाम के टाइम चलते दरियाओं में भाग गया। बोलो साचे दरबार की जय। पूरी रात्रि वो बक्सा चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और जैसे सुबह का टाइम हुआ, वो नदी किनारे पे बह के जा रहा था, तो गांव था हरिनगर, तो वहां से एक व्हील स्नान करने आया सुबह सुबह, और पंडित जी भी आए। पंडित जी ने स्नान किया और हीरे मोती से जो जगमगा रहा था वो बक्सा, अब पंडित जी ने छलांग लगा दी। वो जितना ही पंडित जी के पास को जाए उतना ही वो दूर को चला जाए। हार थक के पंडित जी बाहर निकले आए, और वो जो भील स्नान करने आया था उसे आवाज लगाई और कहा, कह रहे भील, एक काम कर, इस बक्से को निकाल के लिया। भील कहने लगा कि हे पंडित जी, कि मैं इस बक्से को एक शर्त पे निकाल के लेकर आऊंगा कि जो इसमें भीतर है माल वो मेरा, बाकी सब तुम्हारा। अब जैसे ही पंडित जी ने क्या कि भी ठीक है, जाके निकालना, भीतर का माल तेरा, बाहर का मेरा है। अब जैसे ही भील ने उसमें छलांग लगाई, बक्सा उसके पास अपना आप ही आने लगा। अब जैसे खींच के किनारे पे रखा और निकालने के बाद वो खोल के जो देखा तो उसमें कन्या अपने पैर का अंगूठा पीली। बोलो साचे दरबार की जय। अब जैसे ही उस कन्या को उठा के सीने से लगा लेता है वीर, और कहते हैं पंडित जी से कि हे पंडित जी, सारा माल तुम्हारा, मुझे जिसकी जरूरत है वो मुझे मिल गया, किस वीर के भी कोई संतान नहीं थी। बोलो साचे दरबार की। अब जैसे ही उस कन्या को उठा के चला, पंडित जी कहने लगा, भाई जिसकी ने भी ये बक्सा भेजा है, ठहरा है,
कुछ सोच समझ के इसमें इतना सामान रखा है, एक काम करो पंडित जी, इस सामान को भी तुम ले जाओ। अब जैसे लेके से खींच खाच के अपने घर पे आया, वीर की पत्नी कहने लगी, तुम ये क्या खींच के लाया और किसकी बच्ची को लेके आगे, सुबह सुबह की माँ परेशान हो रही हो। वीर अपनी पत्नी से बताता है कि मैं जब स्नान करने गया सुबह, तो वहाँ ये बहता हुआ आ रहा था, मैंने निकाल लिया। पंडित जी ने कहा इस माल को भी ले जा, इसमें कन्या। बड़े खुश हुए दोनों। कहने लगे जब हमारे जिस चीज की कमी थी आज वो भी पूरी हो गई, तो इसका नामकरण करवाओ। अब नामकरण करने के लिए पंडित जी के पास जाना पड़ेगा। पहले भी और आज भी यही बात है, जो बड़ी जात लोग हैं उनके वहां पर पंडित जी पत्रा दबा के उनके घर पे जाते हैं, लगन चिट्ठी लिखवाने, हर चीज उनके घर पे बताते हैं। और जो छोटे लोग होते हैं उनके वहां पंडित जी को जाना, उस मालिक को जाना पड़ता है कि जी हमारा लगन देख दो या हमारा नाम बता दो। पहुंच गए भाई, हमारे यहाँ कन्या ने एक जन्म लिया, उसका आप नामकरण कर दो। अब जैसे ही पंडित जी ने पत्रा खोला देखा, कहने लगे, पत्रा खोल के देख के बैठ गए, कहने लगे करे भाई वीर, ते तो बड़ी भाग्यशाली कन्या ने जन्म लिया है। मनियों से जड़ावा पकड़ रही थी भाग के, रुक 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 मनी, उसका नाम तुकबंदी से रख दिया। क्या क्या नाम रखा था है जी, क्या नाम रखा था उसका? मैंने इन्हें इशारा दिया था, मैंने इन्हें इशारा दिया था, भाग दौड़ के रुक 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 मनी। अरे कहाँ कह रहे, हम बता रहे जब भी नहीं कह रहे, जोर से कहो। उसका नाम रखा रुकमणी। समय अपनी गति से चलता रहता है। उधर जो तारा थी वो हरिनगर राजा हरिश्चंद्र के वहां पर ब्याह गई, और उधर रुकमणी भी जवान हो गई। और जब बेटी जवान हो जाती है ना, तो सबसे पहले चिंता होती है माँ को। किसको होती है? माँ को होती है ना, कि हमारी बेटी जवान हो गई है, इसके लिए कोई अच्छा घर और अच्छा वर ढूंढ के इसकी शादी करो। अब रुकमणी के पिताजी अपने चल देते हैं। किसी ने बताया कि वे फलाने हरिनगर शहर में एक अच्छा कारोबार का घर है, वहां जाके आप रिश्ता कर दो। अब जैसे ही कहा कि आप वहां पर रिश्ता कर देना, और वहां पर रुकमणी का रिश्ता तय हो गया। पहले बान तेल, अरे भगत जी देखो इनको सता रही है, सता रही है, इनको भी सता रही है। अब जैसे ही बान तेल ये मलेव का काम करके वो टाइम आया, वो कहते नहीं 8 दिन तक आदमी बड़े भाग दौड़ करता है, अरे उस समय आता है सबको खुशी रहती है कि भाई आज हमारे बारात है। वही खुशी रुकमणी की माँ के और पिताजी के चेहरे पे। अब जैसे ही फेरों का टाइम हुआ और अब आया टाइम कन्यादान का। भैया जिसे भी कन्यादान कराना हो रुकमणी के, उसमें अपने उठ के आए, गुप्त कन्यादान होता है। आ जाओ भैया करवाओ जी। हाँ जी खड़े होकर आओ। भैया तुम आ जाइए 1 मिनट को, भेज दो। क्या नाम भैया? कन्यादान क्यों ना होगा, जब विद्या हो रहा तो कन्यादान कहाँ जाएगा? भैया मोंटे को देखो इसमें उसके लिए सब सामान है, कुछ नहीं लाना है, कथा में बताना है।
सबसे पहले कन्यादान किया अपनी बेटी का। दोनों ने बैठ के और समय उस विदाई का आया जब सज धज के रुक्मणी अपने परिवार वालों से मिल रही थी। जब रुक्मणी अपने परिवार से मिल रही थी, भैया जरा थोड़ा कथा पर भी ध्यान दो। रुक्मणी अपने परिवार से मिल रही, कहते हैं कि जब बेटी विदा होती है ना तो मकान की चार दीवारी भी रोती है, सबकी आंख भर जाती है कि एक पल ऐसा आता है कि 8-10 दिन की हंसी खुशी उस क्षण में ऐसी हो जाती है जो सभी टूट गए। हेलो गले से मिल रही है रुक्मणी और कह रही है, और मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो बाबुल प्यारे, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, बैठी के जाऊं डोली बैठी के जाऊं, बैठी के जाऊं डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो बाबुल प्यारे, मैं गुड़िया। और कह रही है रो रो के गले से मिलके, है माँ मेरी तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, ऐ माँ मेरी क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, राजा होया निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो बाबुल प्यारे, मैं गुड़िया। भाई आ गए रुक्मणी के गले मिलके भाइयों से रो रही है कि कह रही भैया कि मैं तेरी द्रौपदी हूँ, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया हो, मैं तेरी द्रौपदी हूँ तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, याद दिलाऊं तुझे याद दिलाऊं, याद दिलाऊं रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो बाबुल प्यारे, मैं गुड़िया मैं गुड़िया। बोलू साचे दरबार की जय। अब रुक्मणी डोली में बैठ जाती है और अपनी सखी सहेलियों को तैयार है ना, उसका बना कर नहीं इसका अब जैसे ही रुक्मणी अपना डोली में बैठ के अपनी सखी सहेलियों को निहार रही थी, सबका मन हरा सा कर दिया। अब कह रही है रुक्मणी पर्दे में कुछ झांक रही है डोली के में को, और हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए, और छोड़ा अपना देश, हम परदेशी हो गए। बोलो साचे दरबार की जय। रुक्मणी अपने ससुराल में पहुंच जाती है। बोलो साचे दरबार की। अब जैसे रुक्मणी का परिवार का एक छोटा परिवार, छोटा वैसे परिवार नहीं था, खूब दिया था माता रानी ने। छोटा कैसे कि जैसे हो गए ब्राह्मण और एक हो गए हम। तो छोटा परिवार था तो काम क्या था, रुक्मणी की जो ससुराल में काम होता था, राजा रानी के महल में झाड़ू पोछे का काम किया करते थे। अब एक दिन रुक्मणी को लेके रुक्मणी की सास
तारा रानी के महल में पहुंच गई। अब जैसे ही तारा रानी ने रुक्मणी के ओढ़े को देखा, एक आचार्य से में पड़ गई कि ये तो मेरी पिछले जन्म की बहन है। आंख में आंसू आ गए, कहने लगी कि एक मैं एक राजरानी हूं और एक मेरी बहन एक नौकरानी है। रानी ने क्या काम किया, तारा रानी ने अपने गले का हार निकाल कर उसके गले में दे दिया, डाल दिया, कह दिया कि ये तेरी मुंह दिखाई है और एक काम करना कि आज से आपका यहाँ पर जो झाड़ू पोछे काम वो बंद है और जो भी तुम्हारा खर्चा होगा साल के साल राज दरबार से जाएगा। बोलो साचे दरबार की जय। अब कहते कि बहन की चाहत मिलने की ये माता रानी जगा देती तारा रानी के मन में कि एक बार अपनी बहन से जरूर मिलो। अब जैसे ही नवरात्रों का टाइम आया, वो तारा रानी ने कहा कि अपनी बहन को मिलना चाहिए और इससे बढ़िया मौका और कोई मिलने का नहीं है। उस भीड़ के वहां पर कहा रुक्मणी के साथ से कि एक काम करना, कल से नवरात्रे शुरू हो गए हैं, अपनी बहू को महल में भेज देना, आज साफ सफाई करने आएगी। माता रानी ने उस दिन रुक्मणी का दर्द पैदा कर दिया कि उस दिन नहीं गई। दिन अगला आ गया नवरात्रि का, कहने लगी कि कल तो तुम गई नहीं, पर एक काम करो, आज बहू तुम तारा रानी के महल में जाके साफ सफाई करवा, नवरात्रि शुरू हो गई कि वहां पर उनके वहां पर आज कीर्तन है, कि नवरात्रों में दिन में भी कीर्तन होते हैं। ऐसे ही तारा रानी के महल में भी कीर्तन की तैयारी हो रही थी। रुक्मणी वहां पहुंच गई, जाके झाड़ू पोछा कर दिया, साफ सफाई कर दी। छोटी जात की थी, बाहर दरवाजे पे बैठ गई। अब जिसको अपना सामने एक प्लेट में खा रहा और एक नीचे बैठ के खा रहा तो बड़ा दुख लगता है। जिसको एक दोनों बहनें हैं, विधा की भी, इस परमात्मा की लीला का कोई पता नहीं किसको क्या बना दे। बाहर बैठ गई और वहां पर कीर्तन शुरू हो गया। तारा रानी के महल में कीर्तन शुरू हो गया। जैसे इतनी मगन हो गई रुक्मणी कि उस दरवाजे पे जो बैठी थी वहीं लगा के सिर को सो गई। अब जो प्रसाद बनाकर बटा और पब्लिक जो वहां पर कीर्तन में थी लेके प्रसाद जा रही थी, तो पैरों की आहट से रुक्मणी की आंख खुल गई। और जैसे उसकी आंख खुल गई तो वो खड़ी हो गई, और खड़ी होने के बाद सामने महामाई का दरबार लगा हुआ था। तारा रानी के महल में जोत जल रही थी, जैसे आपके सामने जल रही। उस जोत को निहारने लगी और पकड़ने के और छूने की बहन की चाह तो बढ़ गई तारा रानी की। कहने लगी कि बहन तू एक काम करो, वहां क्यों खड़ी आके तू भी प्रसाद ले ले। अब जैसे ही प्रसाद उठाया, अपनी बहन को दिया, ऐसे पकड़ा और ऐसे करके अब रुक्मणी ने प्रसाद लेके पल्लू में ले लिया, जोत के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कहने लगी कि हे मेरी मैया, यदि मेरी मनोकामना भी पूरी होगी तो मैं भी तेरी ऐसी जोत जगवाऊंगी। बोलो साचे दरबार की जय। हर औरत की, स्त्री की यही इच्छा होती है कि मेरी भी गोद हरी भरी हो। रुक्मणी ने उस जोत के सामने ये वरदान मांग लिया। समय अपनी गति से चलता रहता है और रुक्मणी के वहां पर एक बेटा जन्म लेता है, उधर तारा रानी के वहां पर भी एक बेटा जन्म लेता है। बोलो साचे दरबार की जय। अब जैसे ही रुक्मणी का बेटा पैरों से घुटनियों चलने लगा, 1.5 साल का हो गया, और कहने लगी महामाई कि हे लांगुर बलवीर, एक बात बता, जो हमसे रुक्मणी ने वरदान मांगा था वो तो हमने उसे एकदम दे दिया, और जो वो हमसे वादा करके गई थी उसे कैसे भूल गई। जाओ कुछ ऐसी करनी कर कहो कि रुक्मणी को हमारा वरदान याद आ जाए। बोलो साचे दरबार की जय। लांगुर बलवीर रुक्मणी के वहां पर आते हैं और रुक्मणी का बच्चा आराम से खेल रहा था और लांगुर बलवीर उस पे को फूंक मार के चले जाते, बच्चा चिल्लाने लगता है। बोलो साचे दरबार की जय।
अब जैसे ही बच्चे को चिल्लाता हुआ देखा तो रुक्मणी परेशान हो गई कि अभी तो ठीक ठाक खेल रहा था, ऐसा अचानक क्या हो गया। अब उसे ठाव ठाव फिर रही है रुक्मणी, कहने लगी कि देखिए मेरे बच्चे को क्या हो गया। अब जो भी कोई देखे वही कहे इसे तो है माता, पर रुक्मणी को याद नहीं आ रही माता। पूरे शरीर पे छाले छाले पड़ गए, जिसे हम क्या कहते हैं माता, जो बच्चे को आती है। रुक्मणी ठाव ठाव फिर रही है, कह रही है कि देखो क्या हो गया। जो उसके प्यास भी जा रही है वही कह रही है कि इसे तो है माता, पर रुक्मणी भूली पड़ी है माता। रुक्मणी तारा रानी के महल में ही पहुंच गई अचानक। नु देखियो महारानी मेरे बच्चे को क्या है। उनने कही इसे तो है माता, इसे तो माता हुआ रे, तू कुछ भूल तो नहीं रही है। कहने लगी मैं तो कुछ भी नहीं भूल रही। नु याद कर ले कभी कुछ भूल रही है, माँ तो जब भी आएगी यदि कुछ तू भूल रही है। अब जैसे ही महल में उसने निगाह घुमा के देखी तो तारा रानी के महल में अखंड ज्योत जल रही थी, माता रानी की प्रतिमा थी। बोली हाँ बहन, मैं एक बात भूल रही हूँ कि मैं तुम्हारे यहाँ पर जो कीर्तन में आई थी साफ सफाई करने, मैं भी खड़ी होकर ये कह गई थी कि यदि मेरे घर में भी कोई खुशी हो गई तो मैं भी तेरी ऐसी ज्योत जगवाऊंगी। बोलो साची दरबार की जय। अब कहने लगे कि जाओ, तू यही बात बोल रही है, अब तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तो एक काम कर ले, अपने घर पे जा, 11 रुपए की दक्षिणा, एक लाल कपड़ा अपने बेटे के ऊपर 7 बार उतार के बांध के रख देना और कहना कि हे मेरी मैया, जो मेरे से भूल हुई है उसको तो क्षमा कर दे, मेरे बेटे को ठीक कर दे, मैं तेरा गुणगान और तेरी जोत जरूर जलवाऊंगी। उठा के रख दिया। क्या उठा के रख दिया रुक्मणी ने? उठाओ ना। रुक्मणी का बच्चा ठीक हो गया। अब जैसे ही कहने लगी अपने पति से रुक्मणी कि हम भी माँ की जोत और ऐसी कीर्तन करवाएंगे, जागरण करवाएंगे। अब रुक्मणी का पति कहने लगा एक बात बता, हम छोटे लोग, मीट मांस बेचने का, खाने का हमारा काम, हमारे जागरण कीर्तन कौन करने आएगा? न कुछ भी हो जाए मुझे तो जरूर करवाना है। अब अपना आप ही परेशान होती फिर ये जाके जागरण वालों के पास पहुंच गई, भैया हमारे भी तुम्हें जागरण करना है। जागरण करने वाले कहने लगे कि हम पंडित लोग हैं, हम छोटी जात में जागरण नहीं करते। एक काम करना कि जितना हमारा खर्चा बैठे हमारे यहाँ पर दे के चली जाना, तुम्हारे नाम का जागरण अपने घर पे ही कर देंगे। रुक्मणी कहने लगी कि मुझे ऐसा जागरण नहीं करवाना, मुझे तो अपने घर पे ही करवाना है, न तो हम तो नहीं करेंगे। घूमती 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 फिर चली गई। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, कहता है कि बुद्धि देने वाला भगवान ही है, उसी के पास भेज दिया और कहा कि ये बताओ कि हमारा जागरण कौन करे। वो ब्राह्मण ने कहा तुम एक काम करो, जाके तारा रानी के महल में पहुंच जाओ कि जागरण करने की जो मास्टर है वो तारा रानी, यदि तेरे जागरण में वो आ गई तो सारी मंडली तेरा जागरण करने जरूर जाएगी। और एक काम जरूर करना, ऐसे ही मत जाना, एक लाल कपड़ा लेना, थोड़े से लेना चावल, उन्हें हल्दी में रख लेना और एक पोटली बना लेना, उसमें 10-11 रुपए की दक्षिणा रख के, जिसे बोलते हैं माता रानी का दल, उस दल को बना लेना। अब दल चढ़ाओ, माता रानी का दल बनाया और जैसे ही वो पोटली को लेके चल गई और जाके तारा रानी के महल में पहुंच गई और कहने लगी कि हे बहन, मेरे वहां पर जागरण है। नु अच्छा, नु तू एक काम कर, अपनी झोली करा के। अब जैसे तारा रानी ने सीधी स्वभाव अपनी झोली करी, वो जो माता रानी का दल था उसकी झोली में डाल दिया। बोलो साची दरबार की जय। तारा रानी ने देखा कि तो माता रानी का निवेदन है, माता रानी का दल है, अपने मस्तक से 3 बार लगाया और कहा कि बहन, जब तेरे यहाँ पर जागरण है तो मैं जरूर आऊंगा, मैं तो जरूर आऊंगी, पर मुझे तो तेरे घर का भी पता नहीं, तो आऊंगी कहां पर थे।
आऊंगी तो मैं कहां पर आऊंगी। अब कहने लगी कि बहन ये तेरा महल है, और महल से निकल के थोड़ा शहर, उसके बाद जंगल है, जंगल के पीछे हमारा गांव है, तुझे वहां आना है। उसी बात को नाई सुन रहा था, जो राजा का नाई था। जो राजा का नाई था उस बात को रुक्मणी की और तारा रानी को नाई सुन रहा था। अब नाई सेब बनाने शुरू कर। अब कहते कि जात में कौवा और इंसान में नौवा, ये बड़े तेज हो। सेब बना रहे हैं और बात की रोदनी शुरू कर दी है नाई ने कि हे महाराज, मैं तुम्हारी सेब बनाऊ हूं, सेवा करो हूं। तो कुछ गंदा पानी राजा के मुंह पे चला गया। जब मुंह पे चला गया तो राजा ने उसके थप्पड़ लगा दिया, बोलते तुमने गंदा पानी मेरे मुंह पे पहुंचा दिया। नाई कहने लगा महाराज एक बार तो गंदा काय में रह गया, ये तौलिया तुम्हारा, साबुन तुम्हारी, ब्लेड तुम्हारा, उस तरह तुम्हारा, गंदा काय का रह गया। गंदा तो तुम आज देखना, जो तुम्हारी पत्नी एक वीर जातियों में जाकर जागरण में जाएगी और वहां मीट मांस का प्रसाद बनेगा, उसको खाएगी। बोलो साचे दरबार की जय। राजा कहने लगा ये बात नुहा। शाम का टाइम हुआ, दोनों आदमी ने खाना खाया। राजा और रानी ने खाना खा के लेट गए। राजा कहने लगा कि हे तारा, आज मेरे सर में दर्द है, तो एक काम कर, अपनी गोदी में रख के सर को, मेरे सर को दबा दे। और राजा ने अपनी उंगली काट कुछ में थोड़ी मिर्च लगा ली, जिससे नींद ना आए। अब वो तारा रानी मैया रानी को याद करी कि हे मेरी मैया, मेरे पे तो रुक्मणी का दल आया हुआ, मुझे तेरे जागरण में जाना है, राजा को नींद नहीं आ रही है, करो तो करो। माता रानी ने उस तारा रानी की पुकार सुनी और ऐसा हवा का झोंका चला कि राजा को नींद आ गई। देर नहीं करी, बहुत जल्दी करके तैयार हुई और खिड़की के रास्ते से उतर के भागा भाग और जाके रुक्मणी के वहां पर जयकारा लगा दिया। बोलो साचे दरबार की जय। वो कहते नहीं जागरण वाले देर करते हैं, जागरण वाले देर कभी नहीं करते, किसी के प्रोग्राम में भी नहीं करते। क्यों कि रुक्मणी के वहां पर ही तारा रानी 10 और 10:30 बजे के बीच पहुंच के ज्योत जगी थी, और जब जागरण शुरू हुआ था। इससे पहले जागरण नहीं होता कहीं भी शुरू, ये टाइम है, विधि का विधान है। और जैसे ही जयकारा लगाया तो पहले जो जागरण होते थे ना, बंद कमरों में होते थे, और बकरे की अड़हुई प्रसाद संगत में बांटा जाता। तो जैसे ही जागरण पूरी रात चला और टाइम हुआ प्रसाद बंटने का, और आवाज लगाई कि जाओ प्रसाद उठा लो। तो वो जो मांस का प्रसाद था, चांदी के वर्ग में उसको सजा के और परात में सजा लिया, और माता रानी को सारे भक्तों ने अरदास की, याद किया। माता रानी ने महामाई का काली का रूप धारण करके उस प्रसाद को खाया। बोलो साचे दरबार की। वो जैसे ही प्रसाद खाया, वो प्रसाद संगत में बंटना शुरू हो गया। तो सबसे पहले प्रसाद पहुंचा किसके पास? तारा रानी की झोली में। अब जैसे ही राजा की आंख खुल गई, राजा ने एकदम जिधर ढोल ढमाके बज रहे थे, भाग उस आवाज को सुन के वहीं पहुंच गया। प्रसाद पल्लू में ले लिया, और लेने भैया प्रसाद जिसके पास भी जाए पल्लू में लेना, देखना मत खोल के भी बता देंगे तो खोल लियो, पल्लू में लियो। अब जैसे ही प्रसाद तारा रानी की झोली में गया, राजा एकदम आ गया, देखा तो प्रसाद उसकी झोली में। कहने लगी तारा रानी की, ये तो प्रसाद मेरा हो गया, मेरे पति का और दे दो। अपना खा लिया और पति का बांध के रख लिया। और राजा ने एकदम आके कहा ए तारा, तू एक काम कर, मुझे अपनी झोली दिखा दे। कहने लगी कि महाराज इतनी जल्दी क्या है, झोली घर भी देख लियो। नाई सही कह रहा था कि एक छोटी जात वीर जातियों में जाएगी, वहां मीट मांस का प्रसाद बनेगा, उसे खाएगी, मेरे शान को बट्टा लगाएगी। वही बात मैंने अपनी आंखों से देखी है, तू मुझे अपनी झोली खोल के दिखा दे। अब जैसे ही दोनों में छीना झपटी होने लगी,
और तारा रानी उस मैया को याद करियो, कह रही है मैया शेरों वाली हो मेरी लाज बचा लेना, अब तक जो निभाई है आगे भी निभा लेना। मैया शेरों वाली हो मेरी लाज बचा लेना, अब तक जो निभाई है आगे भी निभा लेना। राजा को मैं झोली कैसे खोल दिखाऊं माँ, अयो प्रसाद जो तेरा है कैसे मैं छुपाऊं माँ। हर मुश्किल में पड़ी हूँ मैं, कोई राह बता देना, अब तक जो निभाई है आगे भी निभा देना। राजा ने जब झोली को खोल के देखा है, मेवा मिश्री मखाने देख दिल राजा का डोला है। दुर्गा मंडल पुठी पे यूं ही कर्म करना, अब तक जो निभाई है आगे भी निभा देना। अब जैसे ही राजा ने झोली पकड़ के खींची और पल्लू की गांठ खुल गई, और जो राजा ने प्रसाद देखा था वो मेवा मिश्री में बदल गया। बोलो साचे दरबार की जय। अपनी झोली खोल लो। जो मांस का प्रसाद था पंच मेवे में बदल गया जो आपकी झोली में है। राजा कहने लगा कि हे तारा, तू जादूगरनी है, तू तो जादूगरनी है कि मैंने जो तेरी झोली में प्रसाद देखा अपनी आंखों से, जो तूने खाया वो मांस का प्रसाद था, पंच मेवे में कैसे बदल गया। कि चल हम भी अपने महल में जाके तेरी मैया का दरबार, नूनी कही मेरी का। उस राजा को अहंकार आ गया और कहने लगा तेरी मैया का दरबार अपने महल में लगवाएंगे और अपने घोड़े को काट के उसका प्रसाद बनवाएंगे, देखते हैं तेरी मैया से कैसे बदलती। बोलो साचे दरबार की जय। राजा अहंकारी हो गया, दरबार में तारा रानी को खींच के लिया, संगत को कह दिया कि आज हमारे यहाँ पर जागरण है। पूरी संगत दरबार में आ गई, सज गया दरबार मैया रानी का और जागरण शुरू होने लगा। जागरण शुरू होने लगा। जागरण बन गई 3। एक जागरण आपके यहाँ पर, एक रुक्मणी के वहां पर, एक तारा रानी के वहां पर। के जागरण बन गए 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो साचे दरबार की जय। अब जैसे ही टाइम आया प्रसाद का और कहने लगे कि जाओ प्रसाद ले आओ। राजा ने तलवार उठाई, घुड़साल में पहुंच गया, अपने पवन घोड़े को काट के उसका प्रसाद छोटा छोटे पीस मिला के सजा के परात को दरबार में रख दिया। बोलो साचे दरबार की। सब देख के हैरान हो गए, राजा बावला हो गया, इनने घोड़ा काट दिया, घोड़े का प्रसाद लेके यहाँ आया है। नो हे तारा, इसे तू पंच मेवे में बदल के दिखा दे। अब तारा रानी मन ही मन में रो रही कि ही इसका अहंकार कैसे याद करूं, कैसे तोड़ूं, कैसे विश्वास दिलाऊं। और यदि तुझे ये भी अच्छा नहीं लगता है तो मैं और प्रसाद बनाता हूं। जो सबसे ज्यादा चीज है मैं उसका प्रसाद बनाऊंगा। एक छोटी सी कन्या में माता रानी प्रवेश कर गई, कहने लगी अरे तूने बेजुबान घोड़े को काट के इसका प्रसाद बना दे, जो तुझे सबसे बढ़िया चीज है, तुझे चीज ज्यादा चाहने वाली है, तो उसका प्रसाद बना। राजा अहंकार था, अपने पुत्र को आवाज लगाई, उठाई तलवार, गर्दन काट के उसके छोटे छोटे पीस बना के दूसरी परात में सजा दे। बोलो साचे दरबार की जय। छिट्टा मारो जब को मत ध्यान रखो कथा। हाँ मालूम है भैया, क्या तो कथा शुरू मत करवाते। अब तुम होन तो पूरी तो होन दो, ऐसे थोड़ी हो भैया। अब ज्यादा न रह रही है, मतलब छोटे में दे रहा हूँ बहुत जल्दी करके। अब जैसे ही कहने लगी
कि हे तारा कि मैंने अपने पुत्र, इससे अजीत चीज कोई नहीं है, अपना बेटा भी काट रही, इसे का भी तू पंचमेवे का प्रसाद बनवा के दिखा। कि राजा को कहते हैं कि जब अपने पास से बेटा निकल जाता तो बाबा जो है अंदर ही अंदर होता है, कोई भी दुख होने लगा कि हे तारा तू इतनी ढोंगन हो गई, पापन हो गई, मुझसे घोड़ा भी करवा दिया, मेरा पुत्र भी मरवा दिया, तू कैसी मां है। इतने में ही माता रानी प्रकट होकर संगत में खड़ी हो जाती है। बोलो साचे दरबार की कि हे राजा अहंकार के घोड़े से नीचे उतर जाए, ये तो लीला मुझे दिखानी थी। अहंकार के घोड़े से नीचे उतर जाए, ये तो लीला मुझे दिखानी थी कि रुक्मणी और तारा दोनों सगी बहनें हैं और ये मेरी प्यारी भगतनी है, ये दोनों मेरी प्यारी भगतनी है। और आज यदि तू 100 घोड़ों की भी बलि चढ़ाता तो मैं 100 के 100 जिंदे करती, 100 पुत्रों की भी बलि चढ़ाता तो मैं 100 के 100 की। क्यों कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। जा एक काम कर, 5 थाल सजा ले, मंगो मुझे हलवा, मंगो हलवा। अब दोनों में हलवा ले भैया, जब 5 थाल सजवा ले, 5 दोनों में हलवा ले आइयो, 5 दोनों में। कि हे राजा जाके 5 थाल सजवा ले। अब राजा ने 5 थाल सजवाए, मनी दुख से पैरों में गिर गया माता रानी के कि हे माता जगत जननी, मैं पापी, तू जगत को चलाने वाली, कि मैं तुम्हारे आगे क्या कहूं, मैं खुद भिखारी हूं। 5 दोनों में मंगवाओ ना मंगवाओ, जो भागो जब चलो, अब जो हलवे का भोग लेगा जब चले कटेगा रहोगे। हाँ पहले भैया हलवा खाओ, थाल मंगा ले और जा एक थाल उठा और घुड़साल में लेके जा। अब जैसे ही राजा एक थाल, अब खड़े करो ना, एक थाल उठा और घुड़साल में लेके जा। अब जैसे राजा ने एक थाल उठा के लेके चला और घुड़साल में पहुंचा तो घोड़ा स्वस्थ खड़ा है। बोलो साचे दरबार की जय। उसमें क्या था, पहला थाल था चने का, कि घोड़े का खुराक क्या है, चना। कि हे राजा दूसरा थाल मंगा और अपने बेटे को आवाज लगा। अब जैसे राजा ने बेटे को आवाज लगाई तो बेटा अंदर से खेलता हुआ आया। बोलो साचे दरबार की जय। और एक थाल उठा अपनी रानी को दे दे और एक तुम्हारे लिए और 5वां थाल मेरी मैया के लिए। और जिसने माँ की ज्योत जगा ली उसकी ऊंची शान हुई। और इतना कह के भक्तों देखो माता अंतर ध्यान हुई। हो जय जय दुर्गे महारानी की, जय जय दुर्गे महारानी की। ओ जय जय, खड़े हो जाओ, महारानी की जय, जय दुर्गे महारानी की, जय जय दुर्गे महारानी की। बोलो साचे दरबार की जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया
पूत सुने गए पर ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के टुकड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। हो नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।